विवेक पांडे जी, चलिए सत्ताधारी नहीं बोल रहे हैं, समझ में आता है। अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट नहीं देखा मैंने। क्या हो गया? अखिलेश यादव जी भी नहीं बोलेंगे अब तो कौन बोलेगा फिर? कोई बोलने के लिए कोई तीसरा बंदा आएगा क्या? किससे बुलवाया जाएगा? जब विपक्ष भी साथ अगर नहीं होगा तो फिर कौन बोलेगा? किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के पहले उसकी गंभीरता, उस मामले की प्रकृति, उस मामले के गुण दोष को समझ लेना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, जितना मैंने अभी तक इस प्रकरण को देखा है, इसमें 100% मैं एश्योरिटी आपको दे सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि स्टेट ने पैरवी में कमजोर रवैया रखा, स्टेट की तरफ से कमजोर पैरवी हुई है। पीड़िता को, अगर पीड़िता ने अपना कोई व्यक्तिगत वकील या कोई उसका व्यक्तिगत कोई पैरवी करने वाला अधिवक्ता नहीं था और अगर स्टेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये पूरा मामला स्टेट की तरफ से लचर पैरवी के कारण आज इस स्थिति में पहुंचा है। कैसे, मैं उसको अनुमति के साथ आपके मंच पे स्पष्ट करना चाहूंगा। इस पूरे प्रक्रिया में जो ये मामला आया है, CRLA 53/2020, और या तो क्रिमिनल रिवीजन का आप देख सकते हैं, क्रिमिनल रिवीजन बेल में इसको देख सकते हैं 359/22। इस पूरे प्रकरण में अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो ये कहा गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को केवल अपील के निस्तारण तक निलंबित किया गया है। पहले तो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, सजा पूरी तरह से निलंबित नहीं हुई है। अपील उनकी कल डिसाइड हो जाए, 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाए, 10 दिन में डिसाइड हो जाए, 20 दिन में डिसाइड हो जाए, जिस दिन अपील डिसाइड हो जाएगी, अगर उनके फेवर में होती है तो अलग पक्ष है, अदरवाइज अगर अपील इनके पक्ष में नहीं आती है, इनके फेवर में जजमेंट नहीं आता है, तो ये सजा पुनः बहाल हो जाएगी। ये तभी तक लंबित की गई है जब तक कि उनकी अपील लंबित है। पहले तो इस स्थिति को स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि 7 वर्ष के आसपास की ऑलरेडी वो जेल काट चुके हैं। तो बेल इज राइट के ग्रांट पे हो सकता है कि हाईकोर्ट ने उनको यह अनुमति दी हो कि 7 साल लगातार जेल में नहीं रहता, और चूंकि अपील लंबित थी इस वजह से इनको बेल ग्रांट की गई। एक पहली बात मैं रखता हूं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये बार बार इस मंच पे भी आ रही है कि आखिर क्यों, उस क्यों को तो जान लेना बहुत जरूरी है ना, कि क्यों आखिर ये बेल ग्रांट की गई है। अब आपको हास्यप्रद लगेगा जो तर्क मैं प्रस्तुत करूंगा, चूंकि इसमें AR अंतुले केस का हवाला दिया गया है। AR अंतुले के थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको के करप्शन के और अपने पद के दुरुपयोग के आरोप में फ्रेम किया गया था। RS नायक वर्सेस AR अंतुले 1984 का केस है ये। इस केस के जजमेंट को आप लोग जरूर देखिएगा। अब इसमें हास्य की बात देखिए कहां पे आती है। इसमें यह कहा गया कि लोक सेवक को पूरी तरह इसमें परिभाषित किया गया, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसमें यह बताया गया कि MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है। MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्योंकि MLA को सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं, और इसीलिए, और ना ही वो रिमूवेबल बाय गवर्नमेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसीलिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो उस समय भी इनको कुछ चार्जों से हटाया गया, जिसमें कि लोक सेवक की बात आती है। अब जो ये पॉक्सो का मामला जिसपे हम बहस करने के लिए बैठे हुए हैं आज, इस मुद्दे को समझ लीजिए। इसमें जो पॉक्सो की धारा 5C लगी थी, हाँ 5C लगी थी, उसको पहली बात तो ये बताया गया कि वो एग्रीगेटेड ऑफेंस नहीं है। दूसरी बात, 376(2)B इसमें लगाई गई, जिसमें कि 376 जो कि आपको यह स्पष्ट करता है कि बलात्कार, और 376(2) सजा को अधिक गंभीर बनाने वाली गंभीर परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है। लेकिन जो इसमें 376(2)B लगाई गई, जहां पे बी आ गया, किसी शक्ति या विश्वास की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार, जैसे पुलिस अधिकारी, जेल अस्पताल के प्रबंधन का सदस्य या लोक सेवक, ये जो लोक सेवक शब्द आया है, इसी को डिस्चार्ज करते हुए इस बेल को इसी पुराने जजमेंट के आधार पे ग्रांट किया गया कि ये लोक सेवक की परिधि में नहीं आते हैं, और ये सैंक्शन सेक्शन जो है वो गलत लगाया गया। अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। कुलदीप सिंह सेंगर के प्रकरण में जिस तरह से सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लोक सेवक की परिधि में कुलदीप सिंह सेंगर नहीं थे, तो पहली बात, ये धाराएं लगाई क्यों गई, ये धारा लगी क्यों, ख लगाने की क्या जरूरत थी? भाई 376 भी लग सकती थी, सामान्य 376 लगती और एक सामान्य आरोपी की तरह उनका ट्रायल होता। लेकिन ख लगाने का उद्देश्य ही शायद ये था कि आगे चल को इसको डिस्चार्ज के मुंह में या इसके बेस पे इनको कहीं ना कहीं बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। पहली बात, जो कि प्री प्रिपरेशन का एक प्लान पार्ट लगता है। लेकिन इसके पैरेलल अब एक हास्यप्रद बात आएगी, और मैं इस पे नावेश शिको सर का भी चाहूंगा और हमारे आदरणीय बैठे उनका भी कमेंट चाहूंगा।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसमें किसी भी विधायक को लोक सेवक माना जाता है। एमपीएमएलए कोर्ट में जो केसेस चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, उसमें उनको लोक सेवक माना जाता है, क्योंकि उसका कहना, उसमें कहा गया है कि वो सार्वजनिक पद को धारण करते हैं। और एक बात कहता हूं, अगर उस जजमेंट का हवाला हम ले भी लेते हैं कि उसको लोक सेवक नहीं माना जाएगा, तो वो पेंशन किस बात की लेते हैं? जहां पेंशन शब्द आएगा, वहां लोक सेवक, अधिकारी, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस लीगल फ्रेम की बात होगी, जहां पे कि उनको एक पर्टिकुलर ड्यूटी को सस्टेन करने के बाद वो वो भत्ता इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से निर्वाहित कर सके। विवेक जी, ये तो आपने केस को डिस्क्राइब कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पीड़िता दिल्ली की सड़कों पर मीडिया कैमरों के सामने बिलख रही है, रो रही है, ये क्या विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है? मैं सिर्फ बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और देखिए, मैं यकीनन आपको कह सकता हूं, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि इस पर भी आवाज विपक्ष ही उठाएगा। उस समय भी विपक्ष ने आवाज उठाई थी, आज भी विपक्ष आवाज उठाएगा। लेकिन आपको एक स्थिति समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्थिति पे हम कभी चर्चा नहीं करते। योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली जो है, वो कहीं ना कहीं, एक तो कहा जाता है कि वो संत है, लेकिन वो संत में किस प्रकार के संत हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितनी भी महिलाओं से संबंधित अपराध सामने आए, चाहे मुद्दे सामने आए, चाहे विषय सामने आया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली अधिकतर मैं जो देखता हूं, वो कहीं ना कहीं उस पक्ष में रही जहां पे महिला अधिक पीड़ित हुई। महिला अगर पीड़ित थे तो योगी आदित्यनाथ के अगर सामने गुहार लगी तो वो अति पीड़ित हो गई, विवेक जी, उसके पक्ष में विवेक कुछ जी, नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें दो अखिलेश जी बातें हैं। अखिलेश हिमांशु जी भाई, तो हिमांशु भाई, पीडीए का नारा लगाते हैं ना, और पीडीए में तो हर चीज को वो समाहित करते हैं। फिर ये समाहित वो पीड़ित माँ और बेटी क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं जरा इस बात को भी। देखिए, एक तो मामला सब जुडिश था, और जितना विपक्ष ने उस समय अपनी भूमिका का निर्वहन किया, वो आपकी मीडिया ने भी कवर किया है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा सीधा मुद्दा है। इसमें आप केवल और केवल राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराने से पहले इस बात को मैं जिम्मेदार समझिए। नहीं ठहरा रहा हूं, हाँ, मैं ठीक है, जिम्मेदार दायित्व है, हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व है। की बात कर रहा हूं। देखिए, होता क्या है ना, हमारे तमाम दर्शक हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं लगातार। जी जी। देखिए, एक इंसान होने के नाते हम वो दर्द को क्या महसूस कर पा रहे हैं, हम उस पर न्याय दिलाएंगे, हम उस पर आवाज बुलंद करेंगे, हम कुछ भी करेंगे कल को, लेकिन हम पहले उसको क्या एहसास भी है उस चीज का? सवाल तो ये है ना। हम मान रहे हिमांशु हैं भाई, सत्ताधारियों को नहीं है, अगर होता तो खुलकर सामने आते, कहते ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। ठीक है, कानूनी दांव पेच है, और कानूनी दांव पेच के चक्कर में ही, अगर कानूनी दांव पेच नहीं होते तो फिर बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के लोग हैं, वो बाहर नहीं घूम रहे होते। अब कानूनी दांव पेच है, लेकिन इंसानियत के नाते क्या हम उस चीज को स्वीकार तक कर रहे हैं? स्वीकार करेंगे तब तो आगे बोलेंगे ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, स्वीकार किसको करना चाहिए। हम तो विपक्ष में रह करके आवाज उठा रहे हैं, मैं तो विपक्ष का प्रतिनिधि हूं ना। मैं तो आपके मंच पे बैठ करके इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा हूं, और हमारे अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग मंचों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की आपने बात कही, मैं श्योरिटी देता हूं कि यकीनन देखिएगा, शाम तक उनका भी ट्वीट इस मुद्दे पे आ जाएगा। हो सकता है कि वो भी इसका पूरा विधिक पक्ष समझ रहे हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, महिला आयोग कहाँ है, राज्य महिला आयोग कहाँ है? उस पीड़िता ने अगर कल धरना दिया, तो उसको जिस तरीके से घसीट के ले गई पुलिस या जो भी कार्यकारी बल था, उस समय एनसीडब्ल्यू ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन क्या केवल और केवल एक ऑब्लाइज करने के लिए बनाई गई है? उसमें जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है, उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारियां क्या है? इस पूरे प्रकरण में आपको याद होगा, एनसीडब्ल्यू कब एक्टिव हुई थी? जब पूरी मीडिया एक्टिव हो गई, उसके बाद एनसीडब्ल्यू एक्टिव हुई। इसी प्रकरण में 3-5 अधिकारी, राजपत्रित अधिकारियों को पे कार्रवाई करने की संस्तुति सीबीआई ने की थी, आपको याद होगा। 3-5 राजपत्रित अधिकारियों पे उत्तर प्रदेश की कार्रवाई करने की संस्तुति थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पे भी कार्रवाई नहीं की। और हाथरस की घटना को जितनी पुरजोर तरीके से हमने उठाया, उतना ही मुद्दे को भटकाने का प्रयास योगी सरकार ने किया। हम आज भी कह रहे हैं कि इस सरकार में महिलाओं के प्रति संवेदना नगण्य है, शून्य है। जब कानपुर में एक घटना घटी, आपने देखा कैसे मां बेटी जलकर मर गई, अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर के, उस पर जब योगी जी के शब्द ना निकले, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर होगी?
मैं एक चीज लेकिन बहुत एश्योरिटी से कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट अगर ये जजमेंट देता है, दिल्ली हाईकोर्ट में जब रिव्यू होगा इस फाइल का, तो वहां के मुझे लगता है चीफ जस्टिस आदरणीय विवेक चौधरी साहब हैं, जो कि लखनऊ से ही गए हैं, पूरा प्रकरण, चूंकि वो क्रिमिनल बेंच में बैठते थे पहले, उन पूरा प्रकरण उनकी भी संज्ञान में होगा। जब ये फाइल उनके सामने आएगी, मैं गारंटी देता हूं कि देखिएगा, ये जो इनको ग्रांट हुई है, जो आजादी मिली है, 100% इस पे फिर चाबुक चलना तय है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी फाइलों का रिव्यू होता है, केसेस का, डिसीजंस का रिव्यू किया जाता है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर पीड़िता आगे अपना विधिक कदम बढ़ाएगी, तो इस फाइल को अगर वो देखेंगे, तो यकीनन कुलदीप सिंह सेंगर की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ठीक है, एक आधार आपने लिया, लेकिन इस आधार के पैरेलल मैं कहता हूं स्टेट ने ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कराने की कोशिश की कि अगर आप इसको लोक सेवक नहीं मानते, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जितने मामले चल रहे हैं, लोक सेवक को लोक सेवक बता करके सबको कैंसिल करिए। कोर्ट का समय क्यों खराब किया जा रहा है? फिर ये बात तो आएगी ना मंच पे कि अगर लोक सेवक मानते ही नहीं है और उसी को आधार बना के आज अगर कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिली है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोक सेवक की डेफिनेशन कैसे डिफाइन की गई है? यानी ये सारे मामले फर्जी चल रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जितने मामले हैं सबको ड्रॉप कर देना चाहिए ना हिमांशु भाई। ये बात तो, ये तो लॉ एंड जस्टिस की बात, ये तो लॉ एंड जस्टिस डिफाइंड सब्सटेंशियल डिस्कशन की बात हो गई ना। लेकिन ये डिफाइन कौन करेगा? ये काम था स्टेट का, स्टेट का काम था ये डिफाइन करना। दिल्ली में भी भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार, और जिस तरीके से कोडिन के मामले में भी देखिए बेल ग्रांट हुई है, कोडिन के मामले में भी इंटरिम बेल ग्रांट हो गई है 5 तारीख तक। बाहर आकर के वो मैनेज करे, चाहे सबूत मिटाए, कौन जिम्मेदारी तय करेगा इसकी? सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। बात यह है कि ये जो पीड़िता है, जिसकी बाइट भी मैंने सुनाई, वो अगर सड़कों पर बेहाल बदहाल घूम रही है, तो इसके लिए मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं, आपको भी जिम्मेदार मानता हूं, पैनल के सभी लोगों को जिम्मेदार मानता हूं, इस देश की जो जनता है उन सबको मैं जिम्मेदार मानता हूं। और इसके लिए हमको जो कुछ भी करना पड़े, न्याय के लिए, सम्मान के लिए, डिग्निटी के लिए, उस महिला की जिसके साथ गलत हुआ, उसके परिवार के साथ गलत हुआ, हमको जो कुछ करना चाहिए सब कुछ खुली आंखों से और ताल ठोक कर करना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, देखिए हिमांशु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब वर्तमान सरकार की, मुझे लगता है कि 44% के आसपास की कैबिनेट ही आपराधिक प्रवृत्ति की है, जिनके ऊपर की पूर्व में आपराधिक इतिहास, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे लोग कैबिनेट में बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो संचालन है, वो एक सक्षम मस्तिष्क के द्वारा किया जाएगा? क्या आप मुझे किसी राज्य का हवाला दे सकते हैं जहां पे कि कार्यकारी डीजीपी पूरे राज्य को संचालित कर रहा हो? और लगातार उत्तर प्रदेश में ये परिपाटी चल पड़ी है कि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो, किसी का गला ना फंसे, इसलिए कार्यकारी डीजीपी, टेम्पोररी डीजीपी से ये पूरे कानून व्यवस्था को संचालित करने का कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार। और इसको लेकर के इनको कोई जिम्मेदारी का भाव भी नहीं है, इनको इस बात की कोई चिंता भी नहीं है, और इस बात की कोई ग्लानि भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को संचालन का रवैया है, वो केवल और केवल इसको एक मठ मान बैठे हैं। मुझे लगता है कि उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश एक संवैधानिक परिधि में एक राज्य है, और इस राज्य में कानून व्यवस्था के साथ जो संवैधानिक नियम उपनियम बनाए गए हैं, उन सभी को लागू करना उनका दायित्व है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टीम 11, टीम 9 जो भी उनकी है, उसमें गृह विभाग जैसा जिम्मेदार विभाग, कानून विभाग जैसा जिम्मेदार विभाग, ये अपने पास रखना चाहते हैं ताकि नियंत्रण में रहे, सब कुछ नियंत्रण कर सकेंगे। अब सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को कानून के बारे में ज्ञान नहीं, जिस व्यक्ति को कानून व्यवस्था का ज्ञान नहीं, कानून व्यवस्था के पुलिसिंग के मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं, वो व्यक्ति तो वो तो स्वयं सोचिए गृह विभाग को संचालित कर रहा है, वो तो लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को संचालित कर रहा है। तो आप विवेक सोचिए जी कि इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? विवेक जी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति ज्ञानी पुरुष ही जो है उस पद पर बैठे, और ऐसा इतिहास भी नहीं रहा है। इस देश ने तो देखा है ना कि शिक्षा मंत्री किस तरह के रहे हैं, या फिर मतलब वो पुरानी बातें हैं, खैर उन पर नहीं जाते। लेकिन सवाल ये है कि बौद्धिक क्षमता पर नहीं जाते। हमारी मानवता भी मर गई है क्या? अगर कोई स्त्री सड़क पर कह रही है कि हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, और ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो बात सुनने के लिए सिर्फ मीडिया के कैमरे क्यों जा रहे हैं? अधिकारी नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं? मानवता कोई की बात नेता जहां क्यों नहीं तक, जा रहे हैं? देखिए मानवता की बात जहां तक आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि मानवता को इसी से स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि योगी जी जब सदन में अपराधियों का वर्गीकरण करते हैं, तो केवल ब्राह्मण, यादव या मुस्लिम, इन 3 जातियों को छोड़ करके उनको कोई जाति नहीं दिखती। आज तक कुलदीप सेंगर का नाम उन्होंने मंच कभी भी सदन में या मंच पे नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात, गले मिलते फोटो कितनी बार आपने देखी होगी उनके साथ। सबसे इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश वास्तव में पूरी तरह से ध्वस्त कानून व्यवस्था के दिशा में बढ़ चुका है।
यहाँ पे आप न्याय की उम्मीद तब करेंगे ना जब न्यायप्रिय सरकार होगी, न्यायप्रिय व्यवस्था होगी। यहाँ पे तो आए दिन प्रशासनिक अधिकारी तक ये इस स्थिति में आ चुके हैं योगी जी के कारण कि वो तो पीड़ित जो आता है उनके सामने वो हाथ जोड़ करके जो उनसे न्याय मांगने आता है उसी के कॉलर पकड़ते हैं। कितने दृश्य आपने दिखाए कि अधिकारी ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, अधिकारी ही गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप कब तक इस बात को नकार सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे हैं, और जिनसे हम जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं वो तो खुद ही सरकार के नीचे बैठ करके अहंकार से ग्रसित होकर के उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इस बात को देखिए, इस पीड़िता के साथ आज जो भी हो रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको फिर कह रहा हूं, ये मानवाधिकार आयोग सो रहा है, महिला कमीशन सो रही है, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स हो रही है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग सो रही है। अभी अपर्णा जी का एक बयान आपने 2 दिन पहले सुना, मिट्टी में मिला देंगे। अपर्णा जी का एक बयान आपने सुना, लेकिन आज अपर्णा जी का यह बयान नहीं आया। आज अपर्णा जी का यह बयान नहीं आया मिट्टी में मिला देंगे, जहां वास्तव में मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि वहां पे तो बात है राजनीति की। अब ठीक समीकरण देखिए, चुनाव के पहले इनको बाहर निकाला गया। आप टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग मैटर्स करती है, टाइमिंग मैटर्स। पॉलिटिक्स में तो राज्य समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक चुनाव के पहले इनको निकाला गया, इसी समय कोडिन प्रकरण है, इनको बाहर लाया गया है। अब क्या आवश्यकता थी, क्या व्यवस्था थी, क्या मजबूरी थी, ये तो सरकार जाने। लेकिन जिस तरह से ये पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एनसीडब्ल्यू के आंकड़े बताते हैं, महिला उत्पीड़न की बात हो, दलित पिछड़ों पे अत्याचार की बात हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल ऑफ क्राइम है, गाजियाबाद कैपिटल ऑफ क्राइम है, कानपुर कैपिटल ऑफ क्राइम है, आंकड़े बता रहे हैं। और मुझे लगता है एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ने के बाद अगर उसको भी सरकार नकार देती है, तो ये सरकार तो भाई मुझे लगता है फिर अब राम भरोसे ही चल रही है। लोग राम राम जपते रहें और अपनी बारी का इंतजार करते रहें। इनका जिक्र भी किया अधिकारियों का, ये तय नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे, और इनके अंदर की संवेदना ये कहीं चली गई है, ये नेता तय करेंगे। अब कुछ ऐसा हो गया है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं समाज जाग भी रहा है, हिमांशु जी, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि समाज जाग नहीं रहा है, क्योंकि अभी जिस धारा का मैंने उल्लेख किया था, पॉक्सो की अधिनियम 2012 की धारा 5C, गंभीर प्रवेशात्मक लैंगिक हमले, और ये लोक सेवक इसका इसका डेफिनेशन ये है कि यह धारा तब लागू होती है जब लोक सेवक अपनी स्थिति का फायदा उठाकर किसी बच्चे के साथ ऐसा करता है। अब आप सोचिए, जब कुलदीप सिंह सेंगर को लोक सेवक की परिधि से ही बाहर निकाल दिया गया, जैसा कि चुनाव आयुक्तों को किया गया था, तो ये स्थिति स्पष्ट रूप से है कि ये धारा तो उस पर लगनी नहीं है, जिस धारा के बेस पे उसको कन्विक्ट किया गया। तो जब वो धारा ही हट गई, तो उस केस का क्या अर्थ रहा? तो उस आधार पे कोर्ट के सामने देखिए फैक्ट्स आते हैं, कोर्ट अपने एविडेंस पे जो आते हैं सामने, उसके सबूत, उसके आधार पे निर्णय देता है। तो ये तो आप सोचिए, स्टेट पुलिस विवेचक, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि इस केस को मजबूत करते। तो यहां तो संलिप्तता सीधे सीधे दिखाई दे रही है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप लोक सेवक बनाकर विधायकों के ऊपर एंटी करप्शन के मामले चला रहे हो, तो उनको भी ड्रॉप कर दीजिए। यानी कुलदीप सिंह सेंगर का जो आज जजमेंट है, ये तो अब इन केसेस में जजमेंट का उदाहरण बनेगा ना, ये तो उदाहरण प्रस्तुत करके अपने भी केस ड्रॉप करवाएंगे। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात, कल आपने देखा होगा कई ब्राह्मणों ने बैठ करके बैठके की, कई ब्राह्मण विधायकों ने बैठके की हैं, क्योंकि ये संदेश साफ जा रहा है कि सरकार की नीति और नियति अब कहीं ना कहीं समाज को, उनके अपने लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग, आम जनमानस सरकार की क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल माइंड को पूरी तरह समझने लगे हैं। कल जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठकें की हैं, काफी गंभीर चर्चाएं हुई हैं उसमें। अब वो चर्चाएं धीरे धीरे आपके सामने भी आएंगी, लेकिन मैं आश्वस्त होकर ये बात कह सकता हूं कि योगी जी बहुत लंबे समय के लिए उत्तर प्रदेश को संचालित नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार योगी जी जिस तरह से ठाकुरवाद को थोपने का प्रयास कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या योगी जी को कोई संचालित कर रहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश को संचालित कर रहे हैं? इस स्थिति पे पहले जरा आप आकलन करिएगा, आपको बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि योगी जी को संचालित किया जा रहा है कि योगी जी संचालित हो रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि संरक्षण अपने जो उनके अपने सजातीय अपराधी हैं उन पर योगी जी बोलने से कतरा रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पब्लिक जनता समझ नहीं रही है? लोग पढ़े लिखे हैं, जिसके पास 12th की भी डिग्री, 10वीं की मार्कशीट भी होगी ना, वो भी समझ रहा है कि योगी जी इस समय कितनी मजबूरी में जी रहे हैं कि उनका एक एक सेकंड सांस लेना दुश्वार हो रहा है। अब ऐसी कौन सी मजबूरी फंसी है, ये तो आपके मीडिया और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर जितने हैं वो डेफिनेटली कवर करेंगे, और लोग जानते भी हैं, सत्ता के गलियारों में बात भी हो रही है। मुस्कुरा क्यों रहे थे, मैं ये जानना भी चाहता हूँ, क्योंकि राजभर जी को थोड़ा सहृदय होना चाहिए था उस पीड़िता के साथ में, वो तो मुस्कुरा रहे थे, आपके भी सहयोगी रह चुके हैं।
देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारे सहयोगी सहयोगी थे, बिल्कुल संवेदनशील थे, लेकिन जैसा वातावरण होता है वैसा आचरण होता है। अब जब से वो भाजपा के साथ गए, और आप देखिए मुझे भी संजय देखकर निषाद को देख गर्भोत्कच भी लीजिए। बदल चुका है। आप उस दिन संजय निषाद को देख लेते नीतीश कुमार वाले प्रकरण पे, हम्म, किस तरह की वाहियात वक्तव्यों से उन्होंने संबोधन दिया और किस तरह की मतलब ठिठोली हंसी पत्रकार महोदय की थी। मैं तो उन दोनों को देख रहा था। तो गलती पत्रकार की नहीं है, जैसा वातावरण होता है वैसा आचरण हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो पत्रकार महोदय भी उसी वातावरण में लीन हो गए थे। अब वो जिस बड़े मीडिया हाउस से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आप देखिए ना, यही होता है वातावरण का असर। वातावरण आपके आचरण को बदल देता है। जब तक राजभर जी हमारे साथ थे, तब तक राजभर जी बड़े सौम्य थे, संवेदनशील थे। लेकिन जब से राजभर जी उस तरफ गए हैं, मजबूरी में ही सही, विवशता ही सही, लेकिन आज राजभर जी का देखिए आचरण देखिए। आज राजभर जी उसी मसखरे की तरह से निपोर रहे हैं अपने दांतों को, कि जिसको देख करके जनता भी कह दे कि उनको दुत्कार दिया जाए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, देखिए हिमांशु, में बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। वास्तव में योगी जी को अब भाजपा स्वयं पे भार मानने लगी है। योगी जी के कारण जिस तरह से भाजपा की छवि धूमिल हो रही है, भाजपा की नीतियां ध्वस्त हो रही हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को लगातार असहज होना पड़ रहा है जनता के सामने, ये स्थिति किसी से छुपी नहीं है। नहीं, उत्तर ये आपकी प्रदेश हंसी भी में बता रही है कि ये आप तंज कस रहे हैं योगी जी पर। मैं तंज नहीं है, कस रहा, आपको मैं इस तंज नहीं देश कस रहा। राजनीतिक गलियारे में इन बातों की चर्चाएं हैं। लोग जानते हैं कि विवशता किस बात की है। बस ये है कि जब तक एजेंसियां इस बात को प्रामाणिकता से सामने नहीं रखती, आपको क्या लगता है आप आईने के सामने खड़े रहेंगे और आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा? तो आप दूसरों की आंखों के आईने के सामने जब खड़े हैं, तो आपके कृत्य का आपको क्या लगता है लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं? आप क्यों विवश है, क्यों मजबूरी है, क्या मजबूरी है? हर राजनीतिक दल को, जैसे योगी जी खड़े होते हैं, सपा को सदन में आलोचित कर रहे थे उस दिन, क्या उनको राणा, विभोर राणा ये सब याद नहीं आए थे उस दिन? क्यों नाम नहीं, नहीं लिया उन्होंने? विवेक जी, आप इस पर जो है आलोचना कर सकते हैं, आप जो है हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन पीड़िता की जो दशा है उसको देखकर इस देश की जनता भी परेशान है। पीड़िता और की दशा की जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि जब यह प्रकरण हुआ था, अगर उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टैंड लिया होता निष्पक्ष रूप से, तो आज पीड़िता की यह दुर्दशा नहीं होती। और पीड़िता की दुर्दशा ये पूरा ठाकुरवाद है, ये कुटुंब समुदाय है, जो कि लगातार ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं जातियों के नाम पे और जातियों के वर्गीकरण के नाम पे। पीड़िता किस समाज से आती है? ठाकुर समाज से आती है। ऐसा ही एक प्रकरण हुआ उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी का। अंकिता भंडारी, क्या उसमें क्या बीजेपी के नेता का नाम वहां के एक विधायक की धर्मपत्नी ने सार्वजनिक नहीं किया? वीडियो वायरल हो चुका है। लेकिन क्या ऑडियो भी बीजेपी ने वायरल। एक शब्द कहा? बीजेपी ने एक शब्द कहा? तो महिलाओं को ये केवल और केवल वासनावृत्ति से लेकर के अपने साधन आवृत्ति का साधन समझते हैं। इनके लिए महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। और ये मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कह देता हूं, रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये उसको प्रासंगिक जीवन में लेके चलते हैं, हम सिर्फ उनसे मार्गदर्शन लेते हैं।